साल 1909 में डेनमार्क के दो एक्सप्लोरर एनर माइकलसन और आइवर आइवरसन ग्रीनलैंड की ओर एक डेंजरस एक्सपीडिशन पर निकल पड़ते हैं। अब इनके ये डेंजरस मिशन पे जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मिशन है इनका? At the cruising altitude of a 747. It's suffering, man. A few more days. 1906 में गए हुए तीन एक्सप्लोरर माइलस एरिक्सन, नील्स पीटर होयहागन और जॉर्गन बोनलैंड, इन तीनों के रिसर्च और रिकॉर्ड्स को रिकवर करना और ये प्रूव करना कि ग्रीनलैंड एक सिंगल आइलैंड है और यूएस का आर्कटिक के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि पेरी चैनल ग्रीनलैंड के आइलैंड को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है और इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने गए हुए थे ये तीन एक्सप्लोरर। उनके वापस ना आने की वजह से एरिक्सन और आइवरसन ये दोनों एक नए टीम को फॉर्म करते हैं और फिर से ग्रीनलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। अब ग्रीनलैंड के शनॉन आइलैंड में पहुंचने के बाद माइकलसन और एवर्सन 3 महीने तक उन बर्फीली पहाड़ी में एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं, जहां टेम्परेचर गर्मी के मौसम में मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और विंटर के टाइम में वही टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री तक फॉल कर जाता है। 3 महीने के एक्सप्लोरेशन के बाद फाइनली उन्हें वो कैन मिलता है। ये कैन बेसिकली एक रफली स्टोन से बना हुआ एक मोल्ड जैसा होता है जो बेसिकली कोई मेमोरियल या लैंडमार्क जैसे स्पेस को रेफर करता है। अब इस कैन के अंदर उन्हें माइलस एरिक्सन का वो सारे रिकॉर्ड्स मिलता है और वो लोग उसे लेकर शैनॉन आइलैंड की तरफ वापस आने लगते हैं। पर इस ठंड में जहां उनके पास खाने की कमी आ चुका है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में माइकलसन को लगता है कि शायद ये दोनों भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो उस कैन के पॉइंट से 200 माइल आने के बाद वो लोग फिर से एक नया कैन बनाते हैं और ये रिकॉर्ड्स उनमें डाल देते हैं, ये सोचकर कि अगर ये लोग सरवाइव ना कर पाए तो फ्यूचर में कोई और आके ये रिकॉर्ड्स को निकाल पाए। पर वो दोनों जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं और शैनॉन आइलैंड तक वापस आ जाते हैं और वहां आके उन्हें पता चलता है उनके क्रू मेंबर्स उन्हें छोड़ के चले गए एक ऐसे बर्फीली पहाड़ी में जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जहां दूर दूर तक इन्हें छोड़कर कोई और इंसान नहीं है, जहां खाने के लिए इनके पास अब कुछ नहीं बचा है, अगर कुछ है तो चारों ओर बर्फ और इनका ये छोटा सा केबिन। हालत उनके लिए बद से बदतर बनते जाते हैं। वो दोनों इस प्रकार अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं। दोनों को हेलुसिनेशंस आना चालू हो जाता है, एक को अपना ग्रैंडफादर दिखता है तो दूसरे को अपना लवर। देखते देखते 3 साल बीत जाता है और ये लोग अभी तक हार नहीं मानते। इसी बीच वो लोग फिर से उस कैन की तरफ जाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को लेते हैं और वापस आके अपने केबिन में रहते हैं और 3 साल बाद 1912 को फाइनली उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। ये रिकॉर्ड्स और एविडेंस को बाद में जाके अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है और ग्रीनलैंड को एज अ सिंगल आइलैंड बिलोंगिंग टू डेनमार्क भी घोषित कर देता है। और इसी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है ये हिस्टोरिकल सर्वाइवल मूवी अगेंस्ट द आइस। मूवी बेसिकली एनर माइकलसन की खुद की ऑटोबायोग्राफी टू अगेंस्ट द आइस से इंस्पायर्ड है। 1 आवर और 43 मिनट का ये मूवी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी को नहीं बल्कि दोस्ती, डिटर्मिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट को भी बहुत अच्छे से दिखाती है। माइकलसन और आइवरसन के बीच की वो बॉन्डिंग, उनके स्ट्रगल और उनकी वो विल पावर टू सर्वाइव 100% आपको डीपली टच कर देगी। डायरेक्टर पीटर फ्लिन ने मूवी को विजुअली बहुत ही स्टनिंग बनाया है, साथ में वो ब्रेथटेकिंग सिनेमेटोग्राफी, ड्रोन शॉट, लैंडस्केप और वो सर्वाइवल सीन्स आपको मूवी के अंदर डुबा देगा। साथ में साउंड डिजाइन भी काफी इफेक्टिव है जो आर्कटिक के वो आइसोलेशन और डेंजर को एम्पलीफाई करते रहता है। तो अगर आपको एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड एक सर्वाइवल ड्रामा कहानी देखनी है जो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हिस्ट्री लेसन के साथ साथ आपके अंदर एक डीप मैसेज भी देगी तो 6.5 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप जरूर देखिए और ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए चाहिए और ऐसे ही रियल इंसिडेंट पे बेस्ड कुछ और सर्वाइवल कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सर्वाइवल कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।